गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास में सांख्यिकी वाला चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के साथ ही आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वह है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रायिकता से मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे पहले हम प्रायिकता पढ़ने से पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाई प्रायिकता क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि आसमान में बादल देख करके गहरे गहरे आप क्या अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश हो सकती है। कभी ऐसे नहीं कहा कि आज बारिश होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है बारिश हो भी जाए और नहीं भी हो, ये फिक्स नहीं होता। आप केवल संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि आज बारिश होगी। परीक्षा परिणाम आ रहा है, उसमें भी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। सिक्के को उछाला जा रहा है, उसमें भी आप संभावनाएं व्यक्त करती हैं। यानी इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जिसके परिणाम के बारे में आप निश्चिंत नहीं रहते। भाई इसका परिणाम यही होगा। आप केवल कयास अनुमान लगा सकते हैं, केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इसका परिणाम ये हो सकता है। जैसे सिक्के को उछाला आपने, आप कह सकते हैं कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। आप केवल अनुमान कह सकते हैं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन जरूरी नहीं वो आई। आप हेड का अनुमान लगा रहे हैं और टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। आ सकता है नहीं? दोनों संभावना यहाँ पर प्रबल है और दोनों का ही आना यहाँ पर बराबर चांस होते हैं, दोनों के आने के। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। उन घटनाओं, अब देखिए प्रायिकता क्या है कि ऐसी किसी भी घटना के घटित होना या घटित नहीं होना, दोनों चांस है उसमें। घटित हो भी सकते, जैसे सिक्के को उछाला आपने, हेड आना ये घटना हो गई, और हेड नहीं आना घटित होना। हेड आना तो घटित होना हो गया घटना का, और हेड नहीं आना घटित नहीं हो रही। तो किसी भी घटना का घटित होना या नहीं होना की संभावनाओं को, किसी भी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावनाओं को जो है गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। इन संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे सिक्के की बात करें कि सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो हेड के लिए अगर आप कहें तो कितना चांस है? 1/2। इसकी क्या प्रायिकता है? 1/2। वैसे कहेंगे 50% चांस है, भाई आधा तो चांस हो गया ना, 2 कटाई हो गई, तो 1/2 प्रायिकता। इसकी भी कितनी हो गई? 1/2। तो ये गणितीय रूप हुआ कि नहीं हुआ? हेड आना और टेल आना, इन घटनाओं को गणितीय रूप में यानी प्रायिकता के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, भाई 1/2। इसकी कितनी प्रायिकता है? हेड आने की 1/2, इस प्रकार। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये प्रायिकता, यानी किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावनाओं को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो आप लिखेंगे कि किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावनाओं को गणितीय रूप में लिखना ही प्रायिकता कहलाता है। इसका प्रतीक देखिए, इसको P यानी प्रोबेबिलिटी E इस रूप में लिखा जाता है, PE, ये इसका प्रतीक है। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E का मतलब इवेंट यानी घटना। E का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इवेंट यानी घटना, यानी जिस घटना की प्रायिकता हम ज्ञात करने जा रहे हैं उसके बारे में है ये, उसका प्रतीक E, यानी घटित होने वाली घटना। PE का मतलब हो गया कि घटित होने वाली घटना के बारे में हम ये जानकारी दे रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है, इसका सूत्र क्या हो गया कि घटना के अनुकूल या पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना के अनुकूल
घटना के अनुकूल से मतलब है कि जैसे माना एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, कितने बार उछाला गया? 10 बार उछाला गया। 6 बार उसमें चित और 4 बार पटाया, चित और पट यानी हेड और टेल। 6 बार तो चित आ रहा है और 4 बार क्या आ रहा है? पट आ रहा है, यानी हेड आ रहा है और टेल आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि साहब हेड आने की यानी चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। चित आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता पी इवेंट, इवेंट में क्या आएगा? चित आना, सिक्के का चित आना। अब इसके घटना के अनुकूल परिणाम, अब कौन सी घटना की प्रायिकता ज्ञात करें हम? चित आने का। तो चित आने के अनुकूल 10 में से चित आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6, तो 6 आ गए। और बटे में कितना आ जाएगा? कुल परिणाम। कुल परिणाम मतलब कुल कितने बार सिक्के को उछाला आपने, वो सारा परिणाम किस में आएगा? कुल परिणाम है। तो ये कितना आ गया? 10। तो 0.6 आ गई प्रायिकता। क्या आ गई उसकी प्रायिकता? 0.6 हो गई। इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से हमें निकालते। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया। अब देखिए प्रायिकता जो है, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान है, उसकी एक लिमिट होती है। कोई भी जो घटना है प्रायिकता की, यानी कोई भी घटना, उसकी प्रायिकता का मान जो है वो एक लिमिट में बंधा होता है। एक लिमिट होती है उसकी, अनलिमिटेड नहीं होता कि कितना भी हो सकता है, नो, उसकी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट क्या है? पी इवेंट लेस देन इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल 0। पी इवेंट लेस देन इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल 0। मतलब क्या कह रहा है ये कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो घटना प्रायिकता का मान सीधा सीधा हो गया, कोई भी घटना है तो 0 या 1 या फिर इनके मध्य का ही कोई मान होगा। इस लिमिट के अकॉर्डिंग 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर आपसे कोई कहे कि साहब कुछ संख्याएं आपको दे दी जाए कि 1.5, 1.5, 2/3, 3/2, ऐसे कुछ संख्याएं दे दी आपको, वो कह रहा है कि इन संख्याओं को देख करके बताइए या इनमें से पहचानिए कि कौन सी संख्याएं किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इनमें से कौन कौन सी घटनाएं किसी संख्या का प्रायिकता का मान जो है हो सकती है या नहीं हो सकती, आपको ये देख करके बताना है। तो सिंपल सी बात जांच करनी है। देखिए कितना है? -1.5, और माइनस की जो प्रत्येक संख्या है वो क्या होती है? लेस देन 0। माइनस की प्रत्येक जो संख्या है वो लेस देन 0 यानी 0 से छोटी होती है। किससे छोटी होती है? 0 से छोटी होती है। अब 0 से लिमिट के अकॉर्डिंग कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 छोटा नहीं करा रहा, नहीं करा, तो इसका मतलब ये किसी भी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में है और ये 0 से छोटी होगी तो नहीं हो सकता। 1.5 क्या है? 1.5 यानी ये मान जो है 1 से बड़ा, किससे बड़ा है? 1 से। और जबकि इसमें लिमिट में क्या है कि प्रायिकता का मान 1 या फिर लेस देन 1, 1 या 1 से छोटा, ठीक है। तो अब ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। यहां अगर भिन्न रूप में आपको दे दिया जाए तो अब भिन्न रूप में यानी उचित भिन्न है, उचित का मतलब अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उसका मान हमेशा लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा, जिसका अंश छोटा हो हर के मुकाबले। जैसे यहाँ अंश में 2 है, हर में 3 है, तो अंश छोटा हो गया ना हर के बाद, तो एक बार पूरा भाग नहीं जाएगा, 1 से कम 0 पॉइंट कुछ जाएगा। इसका बाद क्या जाएगा? 0 पॉइंट कुछ, यानी 1 से छोटा आ गया ना मान, तो ये प्रायिकता का मान होगा, यानी उचित भिन्न है तो। और अनुचित भिन्न जहाँ अंश बड़ा है हर के मुकाबले तो वो मान नहीं हो, क्योंकि इसका मान जो आएगा वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा नहीं आएगा? फिर 2 का भाग 3 में एक बार तो जाएगा पूरा, फिर उसके बाद में संख्या बच रही तो पॉइंट में कुछ मान आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी प्रायिकता का मान नहीं होगा। और इस रूप में है तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 0 पॉइंट तो कुछ भी मान है, पॉइंट से पहले अगर 0 है इसका मतलब
वह मान लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटा है, तो वह भी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपसे इस लिमिट के आधार पर अगर कोई प्रश्न संख्याएं देख करके पूछ ले कि बताइए निम्न संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं जो है किसी घटना की प्रायिकता का मान है और कौन कौन सी संख्याएं नहीं है, तो आप आराम से उसकी सहायता से आप बता सकते। तो आप इसमें लिखेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता का मान 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ा वह 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी किसी घटना की प्रायिकता का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ये उसकी लिमिट्स हो। अब देखिए इसमें हमने ये चीज देखी कि प्रायिकता का मान 0 या 1 उसके बराबर तो बता रहा ना, 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, या 1 के बराबर या फिर उससे, तो ऐसी कौन भाई सभी घटनाओं की प्रायिकता का मान तो 0 नहीं हो सकता और सभी का 1 नहीं हो सकता। तो ऐसी कौन सी विशेष घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता का मान 0 या 1 होगा? ऐसी कौन सी विशेष घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता का मान 0 या 1 होगा? क्योंकि सभी का तो मान 0 या 1 नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता का मान 0 या 1 होगा। तो उसके लिए हम बात करें कि देखिए ऐसी घटनाएं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूं, जैसे एक सिक्का है और सिक्के के दोनों पक्षों में हेड है, यानी एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों पक्षों पर क्या है, हेड है। अब उसको आपने कितने बार उछाला, 1 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितने बार उछालेंगे आपको क्या प्राप्त होगा, हेड होगा। क्या प्राप्त होगा, हेड। एक रंगीन चौक का डिब्बा है, क्या है, रंगीन चौक का डिब्बा। इसमें से अगर आप चौक निकालेंगे, बिना देखे निकाल लो, आप चाहे देख करके निकालो, कितने ही चौक निकालो, सारे निकलने वाले चौक कैसे होंगे, रंगीन होंगे कि नहीं होंगे। एक फलों की टोकरी है, उसमें आम के फल है, सारे के सारे फल आम है, तो जितने भी फल निकालेंगे आप, वो सारे के सारे फल किसके निकलेंगे, आम के निकलेंगे, क्योंकि टोकरी में है ही आम, है नहीं। तो इसमें इस प्रकार की घटनाओं में क्या हो रहा है कि पहले से फिक्स हो रहा है, इसका परिणाम पहले से निश्चित है कि क्या होने वाला है। इसका परिणाम जो है वो पहले से ही क्या है, निश्चित है कि क्या होने वाला है। तो ऐसी घटना है जिनका घटित होना पहले से निश्चित हो या निर्धारित हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं उस घटना को, निश्चित या निर्धारित घटना। और जिस घटना का घटित होना, जैसे मैं कहूं कि साहब ये हेड वाला, दोनों पक्षों में हेड है, अब मैं कह रहा हूं साहब इसमें टेल आएगा, तो जब भी उछालेंगे क्या टेल आ सकता है क्या उसमें से, चाहे आप कितनी बार उछालें उसको टेल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें टेल है ही नहीं। तो ये तो असंभव हो गया ना। फलों की टोकरी में आम रखे हैं, तो मैं कहूं साहब उसमें बनाना निकलेगा या सेब निकलेगा या एप्पल, ऐसा कुछ संभव है क्या, नहीं, क्योंकि उसमें तो टोटल सारे जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्या है, मैंगो के हैं, इसलिए तो एप्पल तो संभव ही नहीं है उसमें से निकलना। तो ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना क्या हो, असंभव हो, ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, 0 होता है, और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं उस घटना को, असंभव घटना कहते हैं। क्यों होता है, देखिए अब आप कहेंगे साहब ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसके एक ही क्यों होता है, क्योंकि जैसे माना प्रयोग आपने 10 बार किया, इस सिक्के को आपने 10 बार उछाला और 10 बार ही क्या आ गया, हेड, तो अनुकूल परिणाम। देखिए सूत्र देखिए अपना क्या, घटना के अनुकूल परिणाम, प्रतिकूल परिणाम। अब इसका मान जो है
इसका एक कब इक्वल टू एक कब हो सकता है? किसी भी भिन्न का मान एक कब हो सकता है? किसी भी भिन्न का मान एक कब संभव है? जब अंश व हर की वैल्यू समान हो। अंश व हर की वैल्यू क्या हो? समान हो, तभी तो भिन्न का मान एक होगा कि नहीं होगा? भी यहाँ जितने मान होंगे उतने ही यहाँ होंगे। जैसे यहाँ 5 है तो यहीं 5 होंगे, तो तभी तो एक आएगा। तो अंश व, तो यहाँ देखिए कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम है वो कुल परिणाम के बराबर होगा। 10 बार आपने सिक्के को चला, 10 बार ही हेड आ गया, तो 10/10 एक आ गया। तो ऐसी घटनाओं में कुल परिणाम जो है वो संभावित परिणाम के जो कुल प्रयोगों के बराबर होता है, इसलिए उस घटना का मान एक होता है, उसकी प्रायिकता का मान। और जिसमें संभव ही नहीं है उसमें उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं? 0। जैसे इसमें टेल की बात करें तो टेल आना कितना हो गया? 0 हो गया, तो 0/10 तो 0 आएगा। तो जब इसमें घटना एक बार भी घटित नहीं हुई, 0 बार घटित हो रही है, तो उसकी प्रायिकता का मान तो 0 ही होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, तथा वह घटना है जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 1 तथा उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। तथा वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, उस घटना की प्रायिकता का मान 0, वह उस घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए घटना के दो पक्ष हो गए यहाँ पर, एक घटित होना और दूसरा घटित नहीं होना। एक पक्ष हो गया घटना का घटित होना और दूसरा पक्ष हो गया घटना का घटित नहीं होना। देखिए घटित होने वाली घटना को हम पी इवेंट इस रूप से लिखते हैं, घटित होने वाली घटना का प्रतीक हो गए, और पी इवेंट बार ये नहीं होने वाली घटना। ये कौन सी घटना आ गई? नहीं होने वाली घटना। अब इस घटना के दोनों में देखिए क्या है, किसी भी प्रयोग के लिए जितने भी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं उन सब का योग, जैसे पी इवेंट प्लस पी इवेंट बार इक्वल्स टू 1, यानी घटित होने वाली घटना और घटित नहीं होने वाली घटना दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। दोनों का जो योग है वो कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर जैसे एक ही प्रयोग के लिए अगर और भी अगर दे रखी हो आपको घटनाएं, जैसे P1 P2 प्लस, तो इन सब का मान भी कितना होगा? अगर अनेक अनुप्रयोग अगर किए जा रहे हैं एक ही प्रयोग को लेकर के, एक ही घटना को लेकर के, तो उन सब का टोटल भी कितना होगा? 1। अब ऐसे में इन दोनों में से किसी एक का मान, अगर दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और दूसरे का अगर आपसे ज्ञात करवाया, जैसे कहा माना उसने कहा कि घटित होने वाली घटना की जो प्रायिकता है 0.35 है, तो नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता मान ज्ञात करो, तो सिंपल सा सूत्र में रखो, तो 0.35 प्लस पी इवेंट बार इक्वल्स टू 1 और पी इवेंट बार इक्वल टू 1 माइनस 0.35, तो कितना आ गया? 0.65 आ गया। इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसका मान, इस प्रकार। तो आराम से आप इसका एक का मान दे रखा हो दोनों में से, तो दूसरे का मान आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो उसके साथ। अब देखिए कुछ इसके प्रयोग हम देखेंगे सिक्के से संबंधित। सिक्का, तो एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना, तो देखिए एक बार उछालेंगे तो इसमें संभावित जो परिणाम है वो क्या होंगे? हेड और टेल। संभावित परिणाम क्या होंगे? इसके दो परिणाम होंगे, हेड और टेल। दूसरा, एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को दो बार उछालना। अब एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को एक साथ उछालना, दोनों घटना एक ही है। एक सिक्के को दो बार उछालो आप, या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालो, दोनों घटनाएं समान, तो उसमें क्या हो जाएगा? हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड और टेल, 4 प्रयोग हुए। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल, इस प्रकार। अब जो भी पूछेगा वो इससे संबंधित पूछेगा, जो भी पूछेगा इससे संबंधित, उसका आंसर इन्हीं में से कुल प्रयोग। तो कुल प्रयोग अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। एक सिक्के को तीन बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना। अब इसमें क्या हो जाएगा? या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये भी दोनों घटनाएं क्या है? सेम। हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, ये हो गया। फिर तीनों टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने प्रयोग हो गए? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो कुल प्रयोग कितने आ गए? 8 आ गए। अब इसमें पूछे कि साहब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तीनों बार चित या तीनों बार पटाने की प्रायिकता, तो तीनों बार चित या तीनों बार पटाने की प्रायिकता याद करनी है। तो कितने अनुकूल परिणाम? 2। तीनों बार चिताएं या तीनों बार पटाएं, 2 ही तो परिणाम हो रहे, 1 और 2, तो 2 और कुल परिणाम कितने? 8, तो 1/4 आंसर आ गया, 0.25। ये इसकी प्रायिकता है। इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते। देखिए इसमें ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में भी 10th में पूछा जाता है पासे से संबंधित। पासा जानते हैं आप लोग, षटफल की एक आकृति होती है और 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं उसमें? 6 फलक होते हैं, जिसमें प्रत्येक फलक पर 1 2 3 4 5 6 ये संख्या लिखी होती है। एक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें 5, छठे फलक पर 6, यानी 1 से 6 तक उस पर काउंटिंग उस पर लिखी होती है पासे पर। अब उसको उछालेंगे आप। उछालने पर जो है उनमें से एक बार में केवल एक ही परिणाम प्राप्त होता है। एक बार में केवल एक ही फलक तो ऊपर आएगा, ये सारे फलक हो जाएंगे, 2 3 एक साथ आ जाएंगे, नहीं आएंगे। घनाभ के आकार का होता है पासा, घन के आकार का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसको एक बार उछालेंगे तो एक ही फलक उसमें से ऊपर आएगा। तो कौन सी संख्या होगी उसमें से? पासे को एक बार आपने उछाला तो कौन सी संख्या उसमें से आ रही है? इन्हीं में से होगी। इनके अलावा कोई संख्या हो सकती है क्या उसमें से? ये तो आपके माइंड से निकाल दें भाई, इनके अलावा कोई संख्या उसमें से जब है ही नहीं तो आएगी कैसे? आ सकती है क्या? जब एक पासे को आप एक बार उछाल रहे तो उनमें 7 आने की प्रायिकता हो सकती है क्या? भाई 7 आ सकता है क्या? या 0 प्राप्त हो सकता है? दोनों ही, क्योंकि 0 भी नहीं है इसमें और 7 नहीं। 1 से 6 तक 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इससे क्या प्रश्न पूछा जाता है? एक पासे को एक बार उछालने से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? एक तो पूछा जाता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा सम संख्या, विषम संख्या और इनसे रिलेटेड जो भी ये मैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि भाज्य अभाज्य सम विषम ये संख्याएं आने की प्रायिकता तो हम ज्ञात करें, लेकिन जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, तब तक आप कैसे पहचानेंगे इनमें से भाई जो प्राप्त संख्या है? जैसे 4 आ गया साहब, उछाला पासे को 4 आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा जब आप पहचानेंगे नहीं भाई 4 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या सम संख्या है या विषम संख्या है? कैसे पहचानेंगे आप जब तक ये संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं हो? तो सबसे पहले हम बात करें भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य संख्या देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल गलत, गलत है पूर्णतः। 2 का भाग जाने से कोई रिलेशन नहीं है भाज्य संख्या का, 2 से कम नहीं है। हाँ भाग जाने से है लेकिन 2 से नहीं है। तो किसे कहेंगे भाज्य संख्या? वह संख्या जिसमें स्वयं, स्वयं का मतलब जो संख्या है, जिस संख्या के बारे में अपन पहचान कर रहे हैं
उसका भाग तो उसमें जाएगा ही जाएगा। जैसे 1 का 1 में, 2 का 2 में, 3 में 3 का, 4 का 4 में, 5 का 5 में, इनका तो सब में स्वयं का भाग सब में जाता है। तो एक तो स्वयं या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का यदि उसमें भाग जा रहा है, स्वयं के अलावा यदि किसी अन्य संख्या का उसमें भाग जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग उसमें नहीं जा रहा है तो क्या कहलाएगी? वो अभाज्य संख्या। बस सीधी सी बात है। स्वयं का भाग जा ही रहा है, स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का उसमें भाग जाए, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, किसी का भी जाता हो भाग, तो वो भाज्य संख्या होगी। और नहीं जा रहा है स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक का भाग भी क्या है? सब में जाता है। तो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो भाज्य, और स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए तो अभाज्य संख्या हो गई। दोनों बातों की सम संख्या। अब 2 से भाग देने वाली बात क्या लागू होती है? ऑड इवन। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या वो कहलाती है सम, और 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है? विषम। जिसमें शेषफल 1 बचता है। विषम का मतलब शेषफल 1 बचता हो, ठीक है ना? तो ये समझते। अब देखिए हम बात करें कि प्रायिकता में पहला हम भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो सिक्के पासे को हमने एक बार उछाल दिया तो कुल परिणाम तो क्या होंगे इसके? 1 2 3 4 5 6, ये तो कुल परिणाम है भाई। इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, इन 6 में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अब भाज्य संख्या की बात करें तो देखिए इनमें भाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, भाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, भाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम क्या है? देखो इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? इसमें एक में देखिए एक जो है वो भाज्य व अभाज्य दोनों में नहीं आती है, काउंट नहीं होती। ध्यान रखना इस बात का। ये उदासीन संख्या होती है, ये भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं होती है, इसलिए ध्यान रखना इसको काउंट नहीं करेंगे अभाज्य में भी। अब 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है, लेकिन और किसी का नहीं जाता, इसलिए अभाज्य। 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है, किसी अन्य का नहीं, इसलिए अभाज्य। 4 में 4 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, और अन्य किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है, इसलिए क्या हो गई? भाज्य। 5 में भी 5 और 1 के अलावा किसी का नहीं जा रहा। 6 में 6 का, 1 का और 3 का। तो भाज्य संख्या के पक्ष के परिणाम कितने हो गए? 4 व 6, यानी 2 परिणाम हो गए। कुल परिणाम ये आएंगे, अतः प्रायिकता में क्या हो जाएगा? 2/6, 1/3 आंसर। प्रायिकता में क्या हुआ? 1/3 आ गया। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो वही अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, पक्ष के परिणाम पहले लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें से अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, भाई एक तो है ही नहीं ना उसमें, भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं है, तो 2 3 और 5, 2 3 और 5, तो 3/6, 1/2 आ गया। सम संख्या 1 2 3, सम संख्या के अनुकूल तो वही 3/6, 1/2, और विषम संख्या में भी 3/6, 1/2। इसी में अगर बात करें कि साहब पासे को एक बार उछाला गया है, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 6 से छोटी संख्या, अब 6 से छोटी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 5/6। वो कह रहा कि साहब 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी संख्या इसमें है ही नहीं, तो क्या होगी इसकी प्रायिकता? आप ये कहेंगे कुछ ही नहीं होगी, होगी प्रायिकता। तो कितनी होगी? 0। कितनी होगी? क्योंकि उसके पक्ष के परिणाम कितने हो जाएंगे? 0, और कुल परिणाम 6, तो 0 आ गया। तो ये असंभव घटना कहलाएगी, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। धन्यवाद।